जय हिंद भाई सभी को। स्वागत है सभी का। एक बार वॉइस और वीडियो बता दो बस, ठीक है क्या? वॉइस ठीक है और वीडियो ठीक है, उसके बाद करते हैं शुरू। नमस्ते भाई, गुड मॉर्निंग। एक बार वॉइस और वीडियो बताना ओके है क्या? वॉइस और वीडियो। गुड मॉर्निंग भाई अजय। ओके सर, ओके भाई, करते हैं शुरू। तीसरे लेसन पे आए हुए हम। तीसरा लेसन जो है स्टोरेज डिवाइस यानी कि मेमोरी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ये भी स्टोरेज डिवाइस ही है, बस थोड़ा सा फर्क है स्टोरेज डिवाइस और मेमोरी के अंदर। मेमोरी डिवाइस और स्टोरेज डिवाइस थोड़ा सा फर्क है। ओके सर, नमस्ते भाई, नमस्ते सभी को। अपना रेजोल्यूशन बढ़ा लो भाई, यहाँ से तो क्लियर है सारी चीज। यहाँ से ना चीजें सारी क्लियर है। अपने मोबाइल का रेजोल्यूशन बढ़ा लो बस संदीप भाई। पहले ही अपने मोबाइल का रेजोल्यूशन बढ़ा लिया करो, नेट तो लगेगा ही देखो। ठीक है ना, यहाँ से चीजें जो है सारी क्लियर है एकदम। गुड मॉर्निंग भाई। देखो भाई, करते हैं चलो। तीसरा चैप्टर है और कंप्यूटर की मेमोरी हम पढ़ने वाले हैं। कंप्यूटर मेमोरी थर्ड चैप्टर में हम बात कर रहे हैं। हाँ कोई बात नहीं, नेट बंद है, कोई दिक्कत नहीं, वीडियो तो रहेगी 5 दिन तक। स्टोरेज डिवाइस या कंप्यूटर मेमोरी में, ठीक है। स्टोरेज डिवाइस या कंप्यूटर मेमोरी। तो प्रोग्राम को, कोई भी प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए अपने को किस चीज़ की जरूरत पड़ती है? या प्रोग्रामिंग, कोई भी प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए या प्रोग्राम द्वारा प्रोसेस्ड डेटा, संसाधित डेटा का मतलब यहाँ पे है प्रोसेस्ड डेटा। प्रोसेस्ड डेटा के लिए अपने को कंप्यूटर में किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है? मेमोरी की आवश्यकता पड़ती है। किस चीज़ की? मेमोरी की। भाई हर वीडियो 5 दिन के लिए है, ठीक है ना। हर वीडियो आप सिर्फ 5 दिन देख सकते हो, उसके बाद वो वीडियो नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। ये बातें बाद में पूछ लेना आप, एक बार पढ़ा लेने दो। कंप्यूटर मेमोरी जो है बड़ी संख्या में सेल से बनी होती है, बहुत सारी सेलों से बनी होती है। कोशिका का मतलब होता है सेल, सेल से बनी होती है, ठीक है। और प्रत्येक सेल, एवरी सेल में क्या होता है? बाइनरी नंबर रिप्रेजेंट होता है, जो 1 बिट होती है। यानी कि हर सेल में, यानी कि जैसे एक सेल में 1 बिट होती है, एक सेल में 1 बिट आती है मेमोरी के अंदर, ठीक है ना। जो जानकारी स्टोर करती है, मेमोरी स्टोर करती है, ठीक है। अब इसके अंदर ये डायग्राम बता रहा है आपको, यहाँ पे सबसे ऊपर जो है अपना, यहाँ क्या है? सीपीयू है। यहाँ पे अपना क्या है? सीपीयू है। और सीपीयू के सबसे नज़दीक जो मेमोरी है वो कौन सी मेमोरी है? रजिस्टर मेमोरी है। रजिस्टर के बाद कौन सी मेमोरी है? कैश मेमोरी है। कैश के बाद कौन सी मेमोरी है? मेन मेमोरी है। मेन के बाद कौन सी मेमोरी है? मैग्नेटिक डिस्क मेमोरी है। मैग्नेटिक डिस्क के बाद कौन सी मेमोरी है? मैग्नेटिक टेप मेमोरी है। अब इसको इस तरीके से ही पूछा जाता है कि इन बोर्ड मेमोरी कौन सी होती है। कई बार जो है मेन मेमोरी का टॉपिक दे दिया जाता है कि मेन मेमोरी को और क्या बोला जाता है? प्राइमरी मेमोरी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्राइमरी मेमोरी भी बोला जाता है मेन मेमोरी को। अब की बार क्वेश्चन पूछा था कि प्राइमरी मेमोरी को और क्या कहा जाता है, तो मेन मेमोरी ऑप्शन में ही नहीं था। तो इन बोर्ड मेमोरी भी इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन बोर्ड मेमोरी। और ये जो दोनों, ये दोनों बच गई हैं, ये आउट बोर्ड मेमोरी बच गई है। कैसी मेमोरी बच गई है? आउट बोर्ड मेमोरी बच गई है। अभी ये पूछा जाता है कि सबसे तेज मेमोरी कौन सी है और सबसे स्लो मेमोरी कौन सी है, सबसे बड़ी मेमोरी कौन सी है और सबसे छोटी मेमोरी कौन सी है, ये पूछा जाता है। यहाँ इस तरीके से बढ़ती है स्पीड, यानी कि इसकी सबसे कम स्पीड, इसकी सबसे ज़्यादा, इसकी सबसे ज़्यादा स्पीड है, रजिस्टर की सबसे ज़्यादा स्पीड, यानी कि रजिस्टर सबसे तेज है। और यहाँ बढ़ता है साइज, यहाँ क्या बढ़ता है? साइज। यानी कि सबसे छोटा साइज किसका है? रजिस्टर का। सबसे बड़ा साइज किसका है? मैग्नेटिक टेप का है। मैग्नेटिक टेप को आजकल जो है हम डेटा बैकअप के रूप में यूज़ करते हैं। किस रूप में यूज़ करते हैं? डेटा बैकअप के रूप में यूज़ करते हैं। बैकअप लेते हैं जब मैग्नेटिक टेप का प्रयोग करते हैं बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो मेमोरी के जो टाइप हैं वो कौन से टाइप हैं? मेमोरी के टाइप हम पढ़ने वाले हैं। मेमोरी के टाइप में देखिए, मेमोरी के 3 टाइप हो सकते हैं। 3 प्रकार की मेमोरी माना जाता है कि 3 प्रकार की मेमोरी होती है। कौन सी? आंतरिक प्रोसेसर मेमोरी, इसका मतलब है प्रोसेसर इंटरनल मेमोरी कह लीजिए या इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी कह लीजिए। इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी,
इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी कह लीजिए या प्रोसेसर इंटरनल मेमोरी कह लीजिए। उसके बाद है प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी कह लीजिए या मेन मेमोरी कह लीजिए। उसके बाद है सेकेंडरी मेमोरी कह लीजिए, माध्यमिक को क्या कहा जाता है, सेकेंडरी मेमोरी या फिर ऑक्सिलरी मेमोरी कहा जाता है, ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहा जाता है। इसको एक्सटर्नल मेमोरी का नाम भी दे दिया जाता है, एक्सटर्नल मेमोरी का नाम भी दे दिया जाता है, एक्सटर्नल मेमोरी, आउटबोर्ड मेमोरी का नाम भी दे दिया जाता है। ठीक है, सभी को नमस्ते, वे राम राम। तो इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं। इसमें हाई स्पीड रजिस्टर होते हैं, हाई स्पीड होते हैं, इनकी स्पीड जो बहुत हाई होती है। छोटे छोटे सेट होते हैं रजिस्टर के। रजिस्टर जो है सीपीयू पर अवेलेबल जो भी स्टोरेज होगी वो होता है, सीपीयू के ऊपर जो स्टोरेज होती है, यानी कि ये सीपीयू है। इस सीपीयू में तीन चीजें मैंने आपको बताई थी, कौन सी तीन चीजें होती है सीपीयू के ऊपर, एएलयू होता है, एमयू होता है और सीयू होता है। जो सीयू हो सॉरी एमयू होता है वो मेमोरी यूनिट होती है। क्या होती है, मेमोरी यूनिट होती है। और ये जो मेमोरी यूनिट होती है इसी को क्या कहा गया है, रजिस्टर्स कहा गया। क्या कहा गया है, रजिस्टर्स, जो इससे पिछले वाली क्लास में हमने पढ़े थे ना, इससे पीछे वाली क्लास में हमने रजिस्टर। तो कहीं भी जो स्टोरेज होगी, जो डेटा होगा, जो भी मटेरियल होगा या कोई भी अवेलेबल स्टोरेज होगा उसके अंदर जाके स्टोर हो जाएगा, जिसके कई सारे पार्ट थे, बहुत सारे पार्ट थे, हमने रजिस्टर पढ़े, जनरल पर्पस रजिस्टर, ताकि जो मेमोरी में से जो अवेलेबल डेटा है वो जल्दी से पहुंचाया जा सके, इसलिए मेमोरी यूज की गई है प्रोसेसर के पास, ताकि जल्दी से डेटा पहुंच जाए। प्रोसेसर मेमोरी की जो हायरार्की है, पदानुक्रम का मतलब है हायरार्की के शीर्ष पर, शीर्ष का मतलब है टॉप में रजिस्टर ही है, सबसे टॉप में कौन होते हैं, रजिस्टर, फिर कौन होते हैं, कैश, फिर कौन होता है, मेन मेमोरी, फिर कौन होता है, सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, सीपीयू तक डेटा पहुंचाने के लिए सबसे तेज तरीका है ये, कौन सा वाला, रजिस्टर। सीपीयू के अंदर जो है महत्वपूर्ण रजिस्टर है वो कौन से हैं, पीसी प्रोग्राम काउंटर है, पीसी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का पता रखता है, आईआर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर जो हम कल पढ़ के आए थे, इंस्ट्रक्शन डिकोड करने का काम करता है, एमएआर मेमोरी एड्रेस रजिस्टर जो मेमोरी में से एक्टिव मेमोरी का एड्रेस रखता है, ये भी हम कल पढ़ के आए हैं। और भी बहुत सारे सीपीयू के अंदर रजिस्टर हैं, जैसे एमबीआर है, मेमोरी बफर रजिस्टर, जिसको एमडीआर भी कहा जाता है, मेमोरी डेटा रजिस्टर भी कहा जाता है। एसीसी एक्मुलेटर जो बीच का या लास्ट फाइनल जो है रिजल्ट रखेगा टेम्परेरी तौर पर। इनके अलावा और बहुत सारे रजिस्टर होते हैं जो या तो हमने पिछली क्लास में पढ़ लिए हैं, इनपुट आउटपुट रजिस्टर भी हमने पिछली क्लास में पढ़ा है। ठीक है ना। इसके बाद है कैश मेमोरी, कौन सी मेमोरी है, कैश मेमोरी है। यहां तक पढ़ लिया ना सर, बुक में नहीं है, बुक में नहीं है, इसमें बुक में ये लिखा होगा ना कि ये पिछले लेसन में हम पढ़ चुके हैं, या तो ये लिखा होगा बुक में पिछले लेसन में हम ये पढ़ चुके हैं, ऐसा लिखा है ना, बताओ एक बार। कैश मेमोरी, कैश मेमोरी जो है ये भी हाई स्पीड बफर मेमोरी होती है, बफर मेमोरी होती है, हाई स्पीड बफर मेमोरी होती है, जो प्रसंस्करण, प्रसंस्करण मतलब प्रोसेसिंग, जो प्रोसेसिंग के दौरान जो है अस्थायी रूप से, टेम्परेरी रूप से निर्देश इंस्ट्रक्शन को रखने का काम करती है। ठीक है ना, इंस्ट्रक्शन को रखती है। यहाँ मेन मेमोरी में जो है इंस्ट्रक्शन या कोई भी मटेरियल रखा जाएगा या बफर कर, ये जो मेमोरी है उसका बफर करेगा, यहाँ पे थोड़े समय के लिए स्टोर करेगा। एमबीआर से पहले वाली लाइन नहीं है जी, एमबीआर से पहले वाली लाइन नहीं है, ये वाली रजिस्टर है, नियंत्रण इकाई, डिकोड करता है, निर्देश को रखता है, ये वाली कोई नहीं, ये लिख लेना, अगर नहीं है तो देख लेता हूँ मैं एक बार है क्या। हाँ, इसमें ये लिख दिया कि चैप्टर 2 में बताया है सारा कुछ, चैप्टर 2 में जो है बताया हुआ है सारा कुछ आईआर के बारे में या इनके बारे में, इसलिए ये बाद में ऐड नहीं किया था क्योंकि पहले रिपीट हो जाता है ना, पहले भी था इसमें और अब भी है। नेक्स्ट देखो, सीपीयू जो है क्योंकि मुख्य मेमोरी की तुलना में बहुत तेज चलता है मेन मेमोरी की अपेक्षा, इसलिए इसके बीच में एक मेमोरी लेकर आनी पड़ी जिसका नाम है कैश। तो सीपीयू के वेटिंग टाइम को कम करने के लिए हम किसका उपयोग करके आएंगे, कैश का उपयोग करेंगे। ठीक है ना,
क्योंकि सिस्टम रैम जो है सीपीयू की तुलना में बहुत ज़्यादा स्लो है, रैम जो है वो बहुत ज़्यादा स्लो है, सीपीयू जो है बहुत ज़्यादा फास्ट है। तो उनकी स्पीड को मैच करवाने के लिए बीच में क्या ले आए हम, कैश ले आए, ठीक है। ये प्रोसेसर को एक प्रोग्राम के लिए वेटिंग टाइम कम करने के लिए लेकर आए हैं, किस चीज़ को, कैश मेमोरी को लेकर आए हैं, किस चीज़ के लिए लेकर आए हैं, वेटिंग टाइम कम करने के लिए लेकर आए हैं। प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी क्या होती है, ये बड़ी मेमोरी है, बड़ी तो इतनी बड़ी नहीं है कि सेकेंडरी स्टोरेज से भी बड़ी हो, लेकिन कैश से बड़ी है, फास्ट है, इतनी भी फास्ट नहीं कि कैश से फास्ट हो, कैश इससे ज़्यादा फास्ट है, लेकिन ये सेकेंडरी मेमोरी से फास्ट है। लेकिन आंतरिक प्रोसेसर रजिस्टर, इंटरनल प्रोसेसर रजिस्टर जितना तेज नहीं है, ये बताया मैंने, कैश जितना तेज भी नहीं है, कैश भी फास्ट है। प्राथमिक मेमोरी स्वयं दो प्रकार की होती है, दो प्रकार की है, कौन सी है, रैम है और रोम है। प्राइमरी मेमोरी जो है दो प्रकार की है। तो रैम के बारे में अगर पढ़ें, रैम क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है, क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है रैम। इसको RWM भी कह दिया जाता है। RW का मतलब क्या है, रीड राइट, RW का क्या मतलब है, रीड राइट, यानी कि इस मेमोरी में पढ़ भी सकते हैं और इस मेमोरी को लिख भी सकते हैं, नई जानकारी लिख भी सकते हैं, रीड राइट कहा जाता है। सीपीयू जो है रैम का उपयोग करके ही जो एक्टिव कार्यान्वित किसी प्राथमिक मेमोरी लोकेशन के लिए जानकारी लिख भी सकता है और पढ़ भी सकता है, यानी कि कोई भी चीज़, कोई भी एप्लीकेशन आ रही है उसमें से जानकारी लिख भी सकते हैं सीपीयू के लिए यहाँ पे रैम में, और यहाँ से सीपीयू जो है रीड भी कर सकता है, ठीक है ना, दोनों ही काम हो सकते हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी में, रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है टेम्परेरी होती है, अस्थायी होती है, ठीक है ना। प्राइमरी स्टोरेज है, क्या है, प्राइमरी स्टोरेज है, प्राथमिक भंडारण को इंग्लिश में क्या कहेंगे, प्राइमरी स्टोरेज है। और अस्थायी मतलब टेम्पोरेरी है, टेम्परेरी है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या क्या स्टोर होते हैं, एक तो सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम जो इंस्ट्रक्शन जो है वो स्टोर होते हैं, और एक प्रोसेसिंग से पहले और प्रोसेसिंग के बाद में जो डेटा होता है वो स्टोर होता है। दो चीजें स्टोर होती है इसके अंदर, ये दो इसलिए लिखे हैं कि पहला तो है प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन स्टोर होता है, दूसरा है जो है प्रोसेसिंग से पहले की चीजें और बाद की चीजें जो इसके अंदर स्टोर होती हैं। ये एक अस्थिर मेमोरी यानी कि अस्थिर स्मृति यानी कि टेम्पोरेरी मेमोरी है, टेम्पोरेरी मेमोरी, इंग्लिश वाले ध्यान दें, टेम्पोरेरी स्मृति मतलब मेमोरी। ये कोई भी डेटा या इंस्ट्रक्शन, उसका एग्जीक्यूशन जब हो उसके दौरान डेटा और निर्देश यानी कि इंस्ट्रक्शन को कौन रखता है, जब भी कोई एग्जीक्यूशन हो रहा है और डेटा और इंस्ट्रक्शन को होल्ड करना है तो कौन करेगा, कमेंट करके बताओ कौन करेगा। इसके बाद है सिंगल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल, SIMM, इसकी फुल फॉर्म है ये, सिंगल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल। सिम के रूप में जाने जाने वाले मदरबोर्ड पे एक विशेष सॉकेट होता है, उसमें इसको प्लग किया जाता है, किसको, रैम को प्लग किया जाता है, किसको प्लग किया जाता है, रैम को प्लग किया जाता है, ठीक है ना। तो इंस्ट्रक्शन जो भी चल रही है, इंस्ट्रक्शन या डेटा, उनको कौन होल्ड करता है, रैम होल्ड करती है, कौन करता है, रैम होल्ड करती है। और रैम को सॉकेट में, कौन से सॉकेट में लगाया जाता है, SIMM सॉकेट में लगाया जाता है, जिसका नाम है सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। रैंडम एक्सेस जो मेमोरी है उसकी क्षमता, जो पर्सनल कंप्यूटर है, व्यक्तिगत का मतलब है यहाँ पे पर्सनल कंप्यूटर है, जो पर्सनल कंप्यूटर उनमें 16 MB से लेकर 4 GB तक की रैम हो सकती है नॉर्मली। बाकी आजकल बहुत ज़्यादा है, 10 GB, 16 GB, सॉरी 10 GB नहीं, 16 GB, 2 की पावर में होते हैं ये हमेशा, 16 GB, 32 GB, 64 GB, ठीक है ना। इसके बाद रैम के टाइप जो हैं, रैम के टाइप हैं, SRAM है और DRAM है, स्टैटिक रैम है और डायनेमिक रैम है। भाई यही चीजें चल रही है ना जो आप पढ़ रहे हो, एक बार बताओ, कमेंट करके बताओ, जो आप बुक में यही चीजें हैं ना जो आप पढ़ रहे हो अभी। है सर, ओके सर, ओके, क्योंकि ये वो वाली फाइल है ना, फिर कई बार गड़बड़ हो जाती है फिर, तो ये एग्जैक्ट वाली फाइल ओपन कर लेता हूँ मैं, कोई बात नहीं।
रैम का एक्सेस टाइम लिखा हुआ इसमें, बताना एक बार कमेंट करके, रैम का एक्सेस टाइम लिखा हुआ है क्या? दो की पावर में क्यों होती है मेमोरी? भाई दो की पावर में इसलिए होती है क्योंकि कंप्यूटर दो ही चीज होता है, 0 और 1, ठीक है ना। तो एस रैम और डी रैम जो है दो प्रकार की हम पढ़ने वाले हैं, एस रैम और डी रैम। यस सर लिखा है, रैम का एक्सेस टाइम लिखा होगा ना 20 से 80 नैनो सेकंड, ऐसा कुछ लिखा होगा। ठीक है चलो देख लेते हैं, कोई हाँ 20 से 80 नैनो सेकंड, हाँ इसमें नहीं है ना, जो बाद में अपडेट किया हुआ, अच्छी बात है लिखा हुआ, ठीक है। देखो एसरैम जो है डेटा को तब तक स्टोर करता है जब तक मेमोरी में डेटा को दोबारा लिखने की आवश्यकता ना पड़े, यहाँ के बिना नहीं, मतलब यहाँ सेंटेंस ठीक कर लेना, आवश्यकता ना पड़े, जब तक दोबारा लिखने की आवश्यकता ना पड़े तब तक जो है एसरैम के अंदर डेटा रहता है। एसरैम का मतलब क्या है? स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, स्टैटिक रैम, रैम की फुल फॉर्म आपको पहले ही बता दी मैंने, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। रैम का जो मटेरियल है, रैम के अंदर जो भी डेटा इंस्ट्रक्शन होगा वो मेमोरी सेल के अंदर होगा, और किसी भी स्टेट में, राज्य में नहीं, यहाँ पे स्टेट कर लेना, किसी भी स्टेट में थोड़ा सा स्टोर, अबिट स्टोरेज, थोड़ी सी स्टोरेज होगी, और अनिश्चित काल, अनिश्चित काल मतलब टेम्परेरी टाइम के लिए होगी, टेम्परेरी टाइम के लिए होगी, ठीक है ना। कब तक होगी? जब तक लाइट चली ना जाए, लाइट बिजली बाधित ना हो जाए, तब तक जो है एसरैम के अंदर डेटा रहेगा। एसरैम के मेन एप्लीकेशन जो है वो कहाँ है? मेन एप्लीकेशन के अंदर, एप्लीकेशन का मतलब है यहाँ पे मेन रैम जो है कहाँ पे प्रयोग होती है? जहाँ थोड़ी मात्रा की मेमोरी की आवश्यकता हो लेकिन स्पीड ज़्यादा चाहिए, जहाँ पे स्पीड ज़्यादा की आवश्यकता हो और मेमोरी थोड़ी में काम चल जाए, वहाँ पे एसरैम काम आएगी, ठीक है ना। एसरैम हाई स्पीड होती है, महंगी होती है, बिजली पैकिंग डेंसिटी कम होती है, बिजली पैकिंग डेंसिटी जो है, डेंसिटी जो है इसके अंदर कम होती है, डेंसिटी कम होती है, यानी कि बिजली की पावर जो है इसके अंदर कम ही आ सकती है। इसकी कुछ कमियां थी, उनको दूर करने के लिए कौन सी रैम लेकर आए हम? डायनेमिक रैम लेकर आए। कौन सी रैम लेकर आए? डायनेमिक रैम लेकर आए। स्टैटिक रैम का आपको पता चल गया। डायनेमिक रैम में क्या कुछ लेकर आए हम? ये मेमोरी जो है डायनेमिक वाली, इसके अंदर कैपेसिटर यूज होते हैं, कैपेसिटर, और एस रैम के अंदर लिख लेना फ्लिप फ्लॉप यूज होते हैं, एक्स्ट्रा लिख लेना, एस रैम के अंदर फ्लिप फ्लॉप यूज होते हैं। क्या यूज होते हैं? फ्लिप फ्लॉप। और जो डायनेमिक रैम है इसके अंदर कैपेसिटर यूज होते हैं, जो चार्ज होते हैं और चार्ज होने के बाद डेटा स्टोर करते हैं, चार्ज होने पर डेटा क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। डायनेमिक रैम के अंदर जो डेटा स्टोर होता है वो धीरे 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 डिस्चार्ज हो जाता है, डिस्चार्ज, ये कैपेसिटर जो है धीरे धीरे डिस्चार्ज होते हैं, डिस्चार्ज का मतलब डेटा धीरे धीरे गायब होना शुरू हो जाता है, जिससे फिर से रिफ्रेश करने की आवश्यकता पड़ती है। तो इस मेमोरी को रिफ्रेश करने की आवश्यकता पड़ती है, डेटा को ताजा करना पड़ता है, रिफ्रेश करना पड़ता है, ठीक है। अर्थात इसका मतलब है कि कैपेसिटर को रिचार्ज करना पड़ेगा दोबारा से, जब रिफ्रेश होगा डेटा दोबारा से, फिर मेमोरी सेल से वो डेटा जो है पढ़ा जाएगा, या फिर कह लीजिए कि लिखा जाएगा दोबारा से, उसी वापस राइट किया जाएगा। आमतौर पर जो डी रैम का रिफ्रेश रेट है वो कम से कम 2 से 10 मिली सेकेंड है। कितने से कितना है? 2 से 10 मिली सेकेंड है, उतनी देर में रिफ्रेश होती है। अदरवाइज अगर इतनी देर में रिफ्रेश ना हो तो डेटा लॉस्ट हो जाएगा, डेटा क्या हो जाएगा? लॉस्ट हो जाएगा। समझ आ रही ना सभी चीजें भैया आपको? डायनेमिक रैम के बेनिफिट्स, फायदे क्या है? हाई कैपेसिटी है, लाइट कम, कंजप्शन कम है, डायनेमिक रैम को रिफ्रेश करने की आवश्यकता है, ये इसका लॉस है, क्योंकि बाहरी रिफ्रेशिंग सर्किट अलग से लगाने पड़े, जिससे जिसकी सहायता से रिफ्रेश होती रहे, रिफ्रेशिंग सर्किट अलग लगाने पड़े। इसके बाद आता है रोम, ये था रैम, प्राइमरी मेमोरी का पहला पार्ट रैम, प्राइमरी मेमोरी का पहला पार्ट था रैम। इसके बाद आ जाता है रोम, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत हो कमेंट कर देना भाई बीच में, ठीक है ना। रोम भाई, रोम है रीड ओनली मेमोरी। रोम क्या है? रीड ओनली मेमोरी। केवल मेमोरी पढ़े नहीं, इसकी इंग्लिश में लिख लेना इसको, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है ना। है जी सर इसमें, ओके भाई। राम राम भाई बिट्टू, आपकी कॉल नहीं ले पाया था उस टाइम में, बिजी था थोड़ा, कोई बात नहीं। जैसा कि हम जानते हैं कंप्यूटर शब्दावली में पढ़ने का मतलब, देखो सही चीज अब आई है जानकारी इसमें, रीड करने का क्या मतलब है? रीड करने का मतलब है कि इनपुट इंस्ट्रक्शन जो होंगी वो कंप्यूटर की मेन मेमोरी में चली जाएं, कंप्यूटर की मेन मेमोरी में इनपुट जो भी इंस्ट्रक्शन की जाएंगी वहां से हम क्या करेंगे? उनको रीड करेंगे, ठीक है ना।
और जब ट्रांसफर करेंगे उनको, राइट करेंगे कंप्यूटर की मेन मेमोरी से आउटपुट डिवाइस पे, तब हम उन्हें कह सकते हैं राइट करना। क्या कह सकते हैं? राइट करना कहेंगे उसको, ठीक है ना। तब हम क्या कहेंगे? राइट करना कहेंगे उसको। इसलिए केवल जो पढ़ने का, रीड करने का मतलब है वो सिर्फ डेटा और इंस्ट्रक्शन को रोम से सिर्फ रीड करना, पुनः प्राप्त करना, रीजनरेट करना, यानी कि दोबारा से अपने सामने लेकर आना। संशोधित नहीं किया जाएगा। संशोधित का मतलब इसको राइट नहीं किया जाएगा, अपेंड नहीं किया जाएगा, एडिट नहीं किया जाएगा। रोम के टाइप कितने हैं? रोम के 2 टाइप हैं। कौन से? मैन्युफैक्चर्ड रोम और यूजर प्रोग्राम्ड रोम। इसको इंग्लिश में लिख लेना भाई। पिछली 2 क्लासेस सोनी हो रही ग्रुप में भाई, अर्जुन ग्रुप में है सिर्फ वो। सर रैम की मेमोरी बता दो सर, अकॉर्डिंग में एक्सीडिंग अभी बताया रैम का भाई, कम से कम 16 MB से 32 MB, 16 MB, 64 MB से लेकर आगे कितनी GB हो सकती। निर्माता क्रमादेशित का मतलब है मैन्युफैक्चर्ड रोम। मैन्युफैक्चर्ड रोम। उपयोगकर्ता क्रमादेशित का इंग्लिश में मतलब है यूजर प्रोग्राम्ड रोम। यूजर प्रोग्राम रोम। अगर किसी को इससे पहले ही क्लास नहीं मिली, फिर से मैसेज कर देना उसी नंबर पे 74040 वाले पे, फिर से मैसेज कर देना, वो क्लास आपको मिल जाएगी, ठीक है। यूजर प्रोग्राम्ड रोम। यूजर प्रोग्राम्ड रोम कौन सी होती है? वह रोम होती है जिसमें डेटा जो है निर्माता के टाइम, यानी कि जब, सॉरी, मैन्युफैक्चर्ड रोम है, निर्माता प्रोग्राम्ड रोम है मैन्युफैक्चर्ड रोम। यूजर नहीं है ये, मैन्युफैक्चर्ड वाली है। जब मैन्युफैक्चर की जाती है रोम हार्डवेयर के तौर पे, तब उसमें डेटा स्टोर किया जाता है। संग्रहित मतलब स्टोर किया जाता है। उदाहरण के लिए मदरबोर्ड पर प्रयुक्त रोम चिप जब बनाई गई, उसमें सिस्टम बूट प्रोग्राम डाला गया। बूट प्रोग्राम को परमानेंट रूप में स्टोर किया गया। परमानेंट रूप में क्या किया गया? स्टोर किया गया। जैसे वीवो का लोगो आता है मोबाइल चलाओ तो, एप्पल का लोगो आता है मोबाइल चलाओ तो, या फिर आपका कोई भी रेडमी का लोगो आता है जब चलाओ तो, ये यूजर प्रोग्राम, सॉरी, मैन्युफैक्चर प्रोग्राम्ड रोम है। जब मैन्युफैक्चर की गई थी तभी ये चीजें डाली गई थी। उसके बाद यूजर प्रोग्राम्ड रोम, यानी कि जब यूजर ने उसके अंदर कोई प्रोग्राम डाल दिया, तब वो क्या बन गई? पी रोम बन गई। क्या बन गई? पी रोम बन गई। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी बन गई। इसीलिए इसको कहा गया यूजर प्रोग्राम्ड रोम। यूजर प्रोग्राम्ड रोम भी रीड ओनली मेमोरी है। अभी भी ये रीड ओनली मेमोरी है, ये वोलेटाइल मेमोरी नहीं है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी। इसमें डेटा को लोड किया जाता है और स्टोर किया जाता है, ठीक है, राइट नहीं किया जाता। आमतौर पर पी रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी इसको कहा जाता है, क्योंकि जो भी यूजर होगा उस वो प्रोग्राम करके इसके अंदर डालेगा, तब ये पी रोम बनेगी, ठीक है ना। ये भी एक चिप है जिस पर हम प्रोग्राम स्टोर करते हैं, लेकिन एक बार पी रोम में प्रोग्राम स्टोर करने के बाद उसे इरेज नहीं किया जाता। ध्यान रखना इस बात को मेन। इसका उपयोग कुछ और स्टोर करने के लिए कर सकते हैं, यानी कि वो चीज हटा के कुछ और बाद में जब मैन्युफैक्चर के टाइम हो तब स्टोर किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं। गैर वाष्पशील का मतलब है, गैर वाष्पशील का मतलब है नॉन वोलेटाइल। ये दोनों मेमोरी वो नॉन वोलेटाइल है भाई। कौन सी? रोम भी वोलेटाइल है, नॉन वोलेटाइल है, और पी रोम भी नॉन वोलेटाइल है, ठीक है ना। ये दोनों नॉन वोलेटाइल है, ये ध्यान रखना। अब ये कितने प्रकार की हो सकती है? पी रोम कितने प्रकार की हो सकती है? पी रोम जो है, यूजर प्रोग्राम्ड रोम जो है, ई पी रोम के प्रकार की हो सकती है, ई पी रोम के प्रकार की हो सकती है। ई पी रोम का मतलब है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जिसमें अल्ट्रा वायलेट रेज का इस्तेमाल किया जाता है डिलीट करने के लिए कुछ चीज। किस चीज का यूज किया जाता है? अल्ट्रा वायलेट का इस्तेमाल किया जाता है। अल्ट्रा वायलेट रेज का इस्तेमाल किया जाता है जब भी कोई मेमोरी डिलीट किया, जब भी उस मेमोरी में से कुछ चीज डिलीट की जाए। अगर डिलीट की जाएगी तो इसका मतलब ये है कि ये नॉन वोलेटाइल नहीं है। कौन सी? ई पी रोम जो है ये नॉन वोलेटाइल नहीं है, ई पी रोम, क्योंकि इसमें से डिलीट किया जा सकता है, इरेज लिखा है पहले ही। लेकिन ये पूछेगा आपसे, क्वेश्चन पूछेगा कि ई पी रोम किसकी सहायता से डिलीट की जा सकती है? अल्ट्रा वायलेट रेज की सहायता से। और ई पी रोम, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये इलेक्ट्रिकल चार्ज से डिलीट की जा सकेगी। किस चार्ज से? इलेक्ट्रिकल चार्ज से डिलीट की जा सकेगी। इसके बाद तीसरे टाइप की प्राइमरी मेमोरी आ गई, सीमॉस मेमोरी। कौन सी मेमोरी? सीमॉस मेमोरी।
सीमोस मेमोरी की फुल फॉर्म जो बनेगी वो पूरक धातु ऑक्साइड सेमीकंडक्टर मेमोरी नहीं बनेगी। इसका मतलब है, पूरक का मतलब है यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री। धातु का मतलब है मेटल, बाकी आगे ठीक है। ऑक्साइड सेमीकंडक्टर मेमोरी, पूरक धातु, ये हिंदी में गलत चेंज हो गया फुल फॉर्म। कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर मेमोरीज को कर लेना, ठीक है ना। रैम और रोम, ये रोम है, रोम। रैम और ये ती ता व ड कुछ ऐसा लिखा हुआ है, अगर रोम लिखा तो अच्छी बात है। रैम और रोम के अलावा तीसरे प्रकार की जो मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी या स्टोरेज कह लीजिए, उसे कहा जाता है सीमोस। क्या कहा जाता है, ये ए नहीं आएगा, सीमोस मेमोरी कहा जाता है। सीमोस मेमोरी में क्या स्टोर होता है, सीमोस मेमोरी जो है सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन स्टोर करती है, डेट एंड टाइम स्टोर करती है। ये चीजें सीमोस मेमोरी में स्टोर होती हैं, ठीक है ना। 3 से 5 वोल्ट की मेमोरी होती है, 3 से 5 वोल्ट वोल्टेज लेती है, 3 से 5 वोल्ट, ठीक है ना। जब कंप्यूटर ऑन होता है तो बायोस जो है वो सीमोस की सहायता से, अलग अलग कर लेना, इसको स्पेस दे लेना, सीमोस की जानकारी से मेल खाता है, यानी कि मैच करते हैं कुछ जानकारी। और उसके बाद पेरिफेरल डिवाइस, परिधीय उपकरण का क्या मतलब है, इंग्लिश वाले ध्यान दें, पेरिफेरल डिवाइस, ठीक है ना। अगर कहीं भी मिस मैच होता है, बेमेल का मतलब है मिस मैच, अगर कहीं भी मिस मैच होता है तो एरर आ जाता है। क्या आ जाता है, एरर शो हो जाता है। क्या शो हो जाता है, एरर। स्टोरेज डिवाइस कौन सी है, वो मेमोरी डिवाइस थी, ध्यान रखना ये स्टोरेज डिवाइस है। अभी जो हम पढ़ के आए वो मेमोरी डिवाइस हैं जो कम स्टोरेज लेती हैं, फास्ट होती हैं। ये स्टोरेज डिवाइस हैं जो फिजिकली स्टोर, जिसके अंदर डेटा फिजिकली स्टोर होगा, जिसको हम रिमूव कर सकते हैं और जिसको हम रिमूव कर भी नहीं सकते, दोनों ही बात है। मतलब स्टोर रिमूव कर भी सकते हैं, हार्ड डिस्क ऐसी है जो रिमूव नहीं की जा सकती। राम राम भाई। तो कंप्यूटर सिस्टम में प्राइमरी स्टोरेज में कुछ लिमिटेशन थी, लिमिटेड कैपेसिटी थी और टेम्परेरी थी। वो चीज़ें जो है सही तरीके से नहीं, डेटा, बड़ा डेटा नहीं आ सकता था, स्थायी तौर पे डेटा स्टोर नहीं हो सकता था। तो प्राइमरी मेमोरी प्राथमिक भंडारण, यानी कि सॉरी सेकेंडरी मेमोरी या ऑक्सिलरी मेमोरी हम पढ़ने वाले हैं, इसकी लिमिटेशन को देखते हुए। प्राइमरी मेमोरी जो है, माध्यमिक मेमोरी जो है, गैर वाष्पशील का मतलब है नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। कैसी मेमोरी होती है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। सेकेंडरी मेमोरी जो होती है वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। इनमें जो स्टोरेज है, प्रति बिट स्टोर करने की लागत जो है वो कम होती है। प्रति बिट स्टोर लागत कम कैसे होती है, बताओ आप एक बार आप। प्रति बिट स्टोर जो है उसकी लागत कम होती है, कैसे होती है, लेकिन इसकी जो स्पीड है प्राथमिक मेमोरी के तौर पे, प्राइमरी मेमोरी के तौर पे अगर देखा जाए तो वो गति जो है इसकी, वो स्पीड जो है कम होती है। पर बिट जो स्टोरेज है इसका, पर बिट जो स्टोरेज है वो कम रहता है, लागत जो है वो कम आती है। क्योंकि अगर जो देखो, रैम अगर आप खरीदोगे, रैम खरीदोगे 1 GB, 1 GB रैम खरीदोगे आपको कम से कम 1200 रुपए की मिलेगी, कम से कम। लेकिन अगर आप खरीदोगे HDD हार्ड डिस्क सेकंड स्टोरेज डिवाइस, तो आपको 500 GB मिल जाएगा 2500 रुपए में, 500 GB मिल जाएगा 2500 रुपए में। तो प्रति बिट स्टोर करना, इसमें लागत कम रही या इसमें कम रही, HDD में कम रही ना। यहाँ तो 2500 में 500 GB आ गया, यहाँ 1200 में ही 1 GB आया, लेकिन ये फास्ट है, ये स्लो है, ठीक है ना। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में कौन सी डिवाइस आ गई, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के अंदर आ गई सीक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस और डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस। सीक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस के अंदर सिर्फ एक ही है, मैग्नेटिक टेप, ये कल इसके अंदर भी आया था, पेपर के अंदर भी आया था। और डायरेक्ट एक्सेस जो है वो कई प्रकार की हो सकती है, मैग्नेटिक डिस्क हो सकती है, ऑप्टिकल डिस्क हो सकती है, और मेमोरी स्टोरेज यानी कि एक्सटर्नल फ्लैश मेमोरी हो सकती है। मेमोरी स्टोरेज की जगह यहाँ पे फ्लैश मेमोरी भी कर सकते हो, फ्लैश मेमोरी हो सकती है। तो मैग्नेटिक डिस्क कितने प्रकार की हो सकती है, फ्लॉपी हो सकती है और उसके अंदर हार्ड डिस्क हो सकती है। ऑप्टिकल में सीडी हो सकती है, सीडी डीवीडी हो सकती है, CDRW हो सकती है, और फ्लैश मेमोरी में अकेला मेमोरी कार्ड हो सकता है या पेन ड्राइव हो सकती है। अब सबसे पहले अनुक्रमिक और प्रत्यक्ष एक्सेस डिवाइस के फर्क है। अनुक्रमिक यानी कि सीक्वेंशियल,
सीक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस यानी कि लगातार एक्सेस करना इस तरीके से। डायरेक्ट एक्सेस, डायरेक्ट एक्सेस का मतलब है कहीं से भी एकदम से उठा लेना डेटा, रैंडमली उठा लेना डेटा, जैसे रैम से उठा लेते हैं रैंडमली, कहीं से भी डेटा ले लेना। तो दो तरीके हैं जानकारी को गेट करने के, डिस्क दो तरीके के नहीं है, जानकारी को लेने के दो तरीके हैं, एक तो रैंडम है, एक सीक्वेंस है। तो क्रमिक का मतलब है सीक्वेंस या सीरियल एक्सेस, और प्रत्यक्ष का मतलब है डायरेक्ट या रैंडम एक्सेस। चुंबकीय टेप है सबसे पहले, क्या आती है? चुंबकीय टेप, मैग्नेटिक टेप है। मैग्नेटिक टेप सबसे लोकप्रिय भंडारण था, आजकल नहीं है। फेमस जो है स्टोरेज था, आजकल नहीं है। इसमें जो एक्सेस होगा वो क्रमिक रूप में यानी कि सीक्वेंस में होगा। यानी कि सीक्वेंशियल डिवाइस कौन सी है? एक ही डिवाइस है सीक्वेंशियल, सीक्वेंशियल डिवाइस एक ही डिवाइस है, सीक्वेंशियल डिवाइस एक ही डिवाइस है, वो है मैग्नेटिक टेप, इसको भूलना मत। मैग्नेटिक टेप प्लास्टिक रिबन से बना होता है। टेप जो होती है प्लास्टिक रिबन की होती है। आमतौर पर मीडियम इंच नहीं, आधा इंच आएगा भाई, आधा इंच चौड़ाई होती है इसकी, और 50 से 2400 फीट लंबाई होती है। और ये जो है टेप की लेपित सतह, लेपित मतलब ये जो कोटेड, मैग्नेटिक कोटेड टेप होती है, ये मैग्नेटिक से कोट होती है। मैग्नेटिक कोट, छोटे छोटे छिद्र होते हैं इसके अंदर। अदृश्य, अदृश्य मतलब इनविजिबल चुंबकीय, इनविजिबल मैग्नेटिक स्पॉट होते हैं, छोटे छोटे धब्बे होते हैं, इनविजिबल मैग्नेटिक स्पॉट, छोटे छोटे धब्बे होते हैं। और गैर चुंबकीय यानी कि मैग्नेटिक नहीं होते, जो कुछ ऐसे धब्बे होते हैं जिनसे डेटा टेप पर रिकॉर्ड किया जाता है। क्या किया जाता है? रिकॉर्ड किया जाता है। सर जी आप ड्यूटी किस टाइम करते हो? भाई मैं छुट्टी पे हूँ, 3-4 दिन ड्यूटी भी करता हूँ। मैंने अपना काम, कुछ मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ मेरी खुद की, तो उसके लिए जो है मैंने छुट्टी ले रखी है। जैसे आप लोगों ने छुट्टी ले रखी है अपने एसआई के पेपर के लिए, तो मैंने भी कुछ छुट्टियां ले रखी हैं आज, इसलिए दिन में क्लास कर ली, ठीक है। ये मैग्नेटिक टेप है भाई, मैग्नेटिक टेप है। मैग्नेटिक टेप का जो स्टोरेज ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसा है? स्टोरेज ऑर्गेनाइजेशन, भंडारण संगठन का मतलब होता है स्टोरेज ऑर्गेनाइजेशन। इस टेप को ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर वर्टिकल कॉलम भाई, ऊर्ध्वाधर का मतलब है वर्टिकल कॉलम भाई, वर्टिकल कॉलम में डिवाइड किया जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? वर्टिकल कॉलम को ऐसे, ये टेप है मान लीजिए, ये टेप है, इस तरीके से कॉलम है इसमें, इनको फ्रेम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फ्रेम कहा जाता है। और क्षैतिज, क्षैतिज क्या है? कॉलम, इस तरीके से रो, सॉरी इस तरीके से रो है, पंक्तियां कह लीजिए, उनको चैनल या ट्रैक कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? चैनल कहा जाता है या ट्रैक कहा जाता है, ठीक है ना। ये वाले क्या कहलाए? फ्रेम कहलाए, और ये वाले क्या कहलाए? चैनल या ट्रैक कहलाए। पुराने जो टेप होते थे उनमें 7 ट्रैक होते थे। कितने ट्रैक होते थे? 7 ट्रैक होते थे। स्टोरेज कैपेसिटी, मैग्नेटिक टेप का ट्रांसफर रेट किस में मापा जाता है? बीपीआई में मापा जाता है, बाइट पर इंच, बाइट पर इंच, ठीक है ना, बाइट पर इंच में मापा जाता है। डेटा ट्रांसफर रेट जो है प्रति सेकंड बाइट, बाइट पर सेकंड, बाइट पर सेकंड, ये तो स्पीड है। और ये स्टोरेज का ऑर्गेनाइजेशन है। स्टोरेज किस रूप में होगा? बाइट पर इंच, 1 इंच में कितना स्टोरेज आया, और स्पीड कितनी होगी? बाइट पर सेकंड, कितना बाइट पर सेकंड ट्रांसफर कर दिया। मैग्नेटिक टेप के लाभ और नुकसान, इसका कोई खास है महत्व है नहीं, ठीक है ना, इसको छोड़ सकते हो आप, स्किप कर सकते हो उससे। चुंबकीय डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क में जो है वो क्या होता है? मैग्नेटिक डिस्क के अंदर क्या क्या चीजें होंगी? ये डिस्क है भाई, मैग्नेटिक डिस्क इस तरीके से होती है। इसके अंदर ये स्पिंडल होता है जो मैग्नेटिक डिस्क को रोक के रखता है। ये प्लेटर होती हैं, प्लेट होती हैं जिनको प्लेटर कहा जा सकता है। प्लेट के ऊपर जो है इस तरीके से ट्रैक होते हैं, ट्रैक के अंदर इस तरीके से सेक्टर होते हैं। क्या होते हैं? सेक्टर होते हैं। और ये रीड और राइट हेड होते हैं, रीड और राइट हेड जो दोनों तरफ होते हैं, रीड और राइट हेड होते हैं जो दोनों तरफ मैग्नेटिक तरीके से रीड करने का काम करेंगे। डिस्क के दोनों तरफ जो है डेटा स्टोर होता है। मैग्नेटिक डिस्क सबसे फेमस डिस्क है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस सबसे फेमस है।
पतली गोलाकार प्लेट होती हैं, पतली पतली मेटल से बनी होती हैं, मेटल से, धातु से बनी होती हैं, या प्लास्टिक से डिस्क में बनी होती है, लेकिन वो फ्लोपी डिस्क में होती है, ध्यान रखना। प्लास्टिक वाली फ्लोपी डिस्क में होती है, यहाँ वाली मेटल में होती है। दोनों तरफ रिकॉर्डिंग मटेरियल आ सकता है भाई, दोनों तरफ रिकॉर्डेड मटेरियल से कोटेड होती है, दोनों साइड, बोथ साइड, ठीक है ना। आयरन ऑक्साइड से मैग्नेटिक किया जाता है, आयरन ऑक्साइड इसमें होते हैं, आयरन के ऑक्साइड से मैग्नेटिक किया जा सकता है, मटेरियल जो है चिपकाया जाता है। स्टोरेज एक्सेस, स्टोरेज ऑर्गेनाइजेशन कैसा है इसका? डिस्क की सतह पर कई इनविजिबल कॉन्सेंट्रिक सर्कल होते हैं। इसका मतलब यहां पे इंग्लिश वाले ध्यान दें, इनविजिबल कॉन्सेंट्रिक सर्कल। इनविजिबल कॉन्सेंट्रिक क्या होते हैं? सर्कल होते हैं। इसमें सर्कल में डिवाइड किया जाता है उस प्लेट को जो ये प्लेट है इसको सर्कल में इस तरीके से डिवाइड किया जाता है, जिसे ट्रैक कहा जाता है। तो ये सर्कल क्या कहलाएंगे? ट्रैक। और प्रत्येक ट्रैक को 8 भागों में विभाजित किया जाता है, इस तरीके से 8 भागों में विभाजित किया जाता है। इन्हें सेक्टर कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाएगा? सेक्टर कहा जाएगा। और एक सेक्टर में आमतौर पर 512 बाइट डेटा आता है। एक सेक्टर में कितना डेटा आ जाएगा? 512 बाइट डेटा, ठीक है भाई। डेटा को डिस्क की सतह पर पटरियों पर दर्ज किया जाता है, यानी कि यहाँ पे सेक्टर में दर्ज किया जाता है, ये ध्यान रखना। डेटा फिजिकल स्टोरेज जो डेटा का होगा पटरियों पर दर्ज, ये छोड़ दीजिए। डेटा को जो है सेक्टर में स्टोर किया जाता है, सेक्टर में स्टोर किया जाता है डेटा, ठीक है ना। और सतह से एक या अधिक पढ़ने लिखने वाला सिर द्वारा पढ़ा, सिर नहीं हेड होता है भाई, हेड को सिर में बदल दिया, ठीक है ना। हेड द्वारा पढ़ा जाता है, यानी कि दोनों साइड, इस साइड भी रीड राइट हेड हो गया पढ़ने वाला लिखने वाला, और इस साइड भी रीड राइट हेड हो गया। दोनों साइड जो है डिस्क के दोनों साइड रीड राइट हेड होंगे, क्लियर है। मैग्नेटिक डिस्क का एक्सेस जो टाइम है वो किस तरीके से मेजर किया जाता है? डिस्क का उपयोग जो है समय का अंतराल नहीं है डिस्क का उपयोग। ये लाइन कुछ ठीक नहीं लगी भाई। जब कंप्यूटर डिस्क सिस्टम से प्राथमिक भंडारण यानी कि प्राइमरी स्टोरेज से डेटा ट्रांसफर करने के लिए कोई रिक्वेस्ट भेजता है, और उसके बाद डेटा का एक्सेस होता है, यानी कि सीपीयू है ये अपना, इस तरीके से समझ लीजिए। सीपीयू ने रिक्वेस्ट भेजी कि डेटा दीजिए, और इधर से सेकेंडरी मेमोरी में से डेटा निकलकर सीपीयू के पास आया। जो ये बीच का टाइम है ये एक्सेस टाइम है। क्या टाइम है? ये एक्सेस टाइम है। क्या कर रहे हो? दोहरियो बीटीओ क्या कर रहे हो? मैग्नेटिक डिस्क, ये मैग्नेटिक डिस्क की बात कर रहा हूँ। वीडियो एक बार दोबारा देख लेना, अगर ना समझ में आए फिर बता देना, ठीक है। तो रिक्वेस्ट भेजता है, उसको क्या कहा जाता है? एक्सेस टाइम। सीपीयू रिक्वेस्ट भेजता है मैग्नेटिक डिस्क को, और मैग्नेटिक डिस्क जो है जब डेटा वापस सीपीयू के पास भेजती है उस टाइम को एक्सेस टाइम कहा जाता है। ऑपरेशन पूरा होने में जो समय लगता है उसे समय की तलाशी यानी कि सीक टाइम कहा जा सकता है, या रोटेशनल डिले टाइम कहा जा सकता है, या ट्रांसफर रेट कहा जा सकता है। तीनों हम पढ़ेंगे, ठीक है ना, तीनों हम पढ़ने वाले हैं। समय की तलाश का मतलब है यहाँ पे सीक टाइम। क्या कहा जाएगा इसको? सीक टाइम। इंग्लिश वाले ध्यान दें। वांछित ट्रैक का मतलब है डिजायर्ड ट्रैक। डिजायर्ड ट्रैक पर रीड और राइट हेड की लोकेशन, हेड का पहुंचना डिजायर्ड ट्रैक पर। मान लीजिए ट्रैक है, ये भी ट्रैक है, ये भी ट्रैक है, इस ट्रैक में डेटा है, इस ट्रैक में नहीं है, इस ट्रैक में डेटा है। रीड राइट हेड को इस ट्रैक पर पहुंचने में जो टाइम लगता है उसको सीक टाइम कहा जाता है। क्या टाइम कहा जाता है? सीक टाइम कहा जाता है। बात समझ में आ रही? रीड राइट हेड को जो सर्कल में पहुंचने के लिए टाइम, ट्रैक में पहुंचने के लिए टाइम लग रहा है, उसे सीक टाइम कहा जाएगा। फिर है विलंब समय। विलंब समय का मतलब है डिले टाइम, डिले टाइम। सिर के नीचे वांछित क्षेत्र को स्पिन करने के लिए, सिर के नीचे नहीं है, रीड राइट हेड को, रीड राइट जो हेड है ये यहां तक तो पहुंच गया, लेकिन हो सकता है इस यहां तक सेक्टर हो, यहां तक सेक्टर हो, और यहां डेटा हो। ट्रैक में तो पहुंच गया, लेकिन सेक्टर में पहुंचने के लिए इसको डिस्क को क्या करना पड़ेगा? रोटेट करना पड़ेगा अपने को, ठीक है ना। जो स्पिन करना, स्पिन का मतलब है तो घुमाना। आवश्यक जो समय लगा उसको रोटेट करने में, जो डिले टाइम लगा उसको कहा जाएगा डिले टाइम, ठीक है ना। रोटेशनल डिले टाइम भी इसको कहा जाता है।
रोटेशनल डिले टाइम, रोटेशनल डिले टाइम भी इसको कहा जाता है, रोटेशनल डिले टाइम कहा जाता है। क्लियर है बात। फिर इसके बाद है ट्रांसफर रेट। अंतरण दर का मतलब है यहीं पे इंग्लिश में ट्रांसफर रेट। ट्रांसफर रेट से रेट का मतलब उस दर से है, उस रेट से है जिसमें डेटा डिस्क से पढ़ा और लिखा जाता है, यानी कि पूरा टाइम। जब हमने सीपीयू को रिक्वेस्ट, सीपीयू ने जो है सेकेंडरी मेमोरी को रिक्वेस्ट भेजी थी और सेकेंडरी मेमोरी ने डेटा जो है सीपीयू को दिया है, वो जो पूरा टाइम है ट्रांसफर रेट कहलाएगा। ठीक है ना। इसमें डिस्क का कितना डेटा डिस्क के ऊपर स्टोर है, घनत्व यानी कि डेंसिटी पे डिपेंड करता है उसमें कितना डेटा है, और डिस्क की जो रोटेशनल का स्पीड है, रोटेशन कितनी देर में डिस्क रोटेट होती है, ये उस पर भी डिपेंड होता है। इसको ये नहीं कह सकते कि ये इतना होता है एग्जैक्ट, क्योंकि डिस्क, कोई डिस्क ऐसी है जो जल्दी जल्दी रोटेट होती है, कोई डिस्क ऐसी है स्लो रोटेट होती है। तो डिस्क जो स्लो रोटेट होती है उसमें डेटा निकालने का समय जो है लेट होगा, जो रोटेट फास्ट होती है उसमें डेटा निकालने का टाइम जो है फास्ट होगा। डिस्क ड्राइव किसे कहते हैं भाई? जब डिस्क को, ये जो डिस्क है इसको मैग्नेटिक से, कोई डिस्क प्लेट से ढका जाएगा, उसके अंदर डाला जाएगा, उसको मैग्नेटिक डिस्क ड्राइव कहा जाएगा। डिस्क क्या कहा जाएगा? ड्राइव कहा जाएगा। पढ़ने और लिखने के लिए डिस्क को जब एक चुंबकीय डिस्क लगाई जाती है, यानी कि मान लीजिए ये डिस्क थी, ये हमारी प्लेट है, ये हमारी प्लेट है, ये हमारी डिस्क है, लेकिन इस डिस्क को जब एक मैग्नेटिक कोटेड मेटल से ढका जाएगा तो इसको ड्राइव कहा जाएगा, डिस्क ड्राइव कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? डिस्क ड्राइव। क्लियर है बात भाई यहाँ तक? फ्लॉपी डिस्क क्या होती है? फ्लॉपी डिस्क भी मैग्नेटिक ऑक्साइड से कोटेड फ्लेक्सिबल प्लास्टिक का स्पॉट होती है। फ्लेक्सिबल होती है, प्लास्टिक की होती है, प्लास्टिक मैग्नेटिक कोटेड मटेरियल होता है। ठीक है ना। आईबीएम ने 1972 में सबसे पहले परिपत्र टुकड़ा मतलब फ्लॉपी ड्राइव, यहाँ पे परिपत्र टुकड़ा का मतलब है फ्लॉपी ड्राइव भाई। फ्लॉपी ड्राइव को सबसे पहले 1972 में पेश किया गया था। ये दो साइज की हो सकती है, 3 से 1/2, 5 से 1/4 इंच के साइज की हो सकती है। ये प्लास्टिक मटेरियल की होती है, हार्ड डिस्क मेटल की होती है। ये ध्यान रखना, फर्क रखना है, दोनों मैग्नेटिक है, दोनों मैग्नेटिक। ठीक है ना। 3 से 1/2, 5 से 1/4 इसका साइज हो सकता है। इसके बाद आ गई अपने पास ऑप्टिकल डिस्क। कौन सी डिस्क आ गई? ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क जो है स्टोरेज में एक घूर्णन डिस्क, घूर्णन मतलब रोटेशनल डिस्क होती है, रोटेशनल डिस्क होती है जो रोटेट होती है। ये एक पतली धातु से बनी होती है, इसी तरीके से पतली धातु से बनी होती है, किसी अन्य सामग्री से लेपित होती है। मैग्नेटिक से लेपित हो सकती है, कोई अन्य सामग्री से भी लेपित हो सकती है भाई। अत्यधिक प्रावर्तक होती है, प्रावर्तक मतलब ट्रांसपेरेंट होती है भाई, और फ्लेक्सिबल भी होती है, ट्रांसपेरेंट भी होती है। डिस्क की सतह पर डेटा की रिकॉर्डिंग के लिए लेजर बीम तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है, ये ध्यान रखना। इस डेटा को पढ़ने के लिए जो तकनीक प्रयोग होगी वो क्या होगी? लेजर बीम। राम राम भाई। लेजर बीम तकनीक का प्रयोग किया जाता है। स्टोरेज ऑर्गेनाइजेशन कैसा है? स्टोरेज ऑर्गेनाइजेशन एक ऑप्टिकल डिस्क में बाहरी किनारे से शुरू होता है, एक लंबा ट्रैक होता है, बाहरी किनारे से शुरू होता है, ध्यान रखना। यानी कि यहाँ पे ऐसे नहीं होता, इसके अंदर ऐसे 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 नहीं होता। इसके अंदर ऑप्टिकल डिस्क के अंदर होता है ऐसा, ऐसे होता है ऑप्टिकल डिस्क के अंदर, उसमें ऐसा होता है। हार्ड डिस्क में प्लेट होती है, ये केंद्र की ओर यानी कि सेंटर की ओर स्पाइरलिंग होती है। स्पाइरलिंग मतलब इस तरीके से, सेंटर की ओर इस तरीके से। ठीक है ना। एक्सेस मैकेनिज्म क्या है? ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव, ऑप्टिकल डिस्क की जो भी परत होगी उसके ऊपर डेटा की रिकॉर्डिंग लेजर बीम टेक्निक का इस्तेमाल होगा। इसके 2 लेजर बीम ये छोड़ दीजिए। ऑप्टिकल डिस्क के टाइप क्या? ऑप्टिकल डिस्क के बहुत सारे टाइप हो सकते हैं। सीडीआर हो सकता है, सीडीआरडब्ल्यू हो सकता है, डीवीडी हो सकता है। और ये क्या होते हैं? ये रोम भी हो सकते हैं और रैम भी हो सकते हैं भाई, यानी कि रीड ओनली मेमोरी भी हो सकते हैं और रैंडम एक्सेस मेमोरी भी हो सकते हैं। जैसे सीडीआर है, ये रोम है, सीडीआर जो है रोम है, यानी कि एक बार ही लिखी जाएगी, बार बार पढ़ी जाएगी। सीडीआरडब्ल्यू है, ये रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है, इसको राइट भी किया जा सकता है, रीड भी किया जा सकता है।
ऐसे ही डीवीडी है, डीवीडी को राइट भी किया जा सकता है, रीड भी किया जा सकता है। डीवीडी सीडी की फुल फॉर्म क्या भाई? कॉम्पैक्ट डिस्क। डीवीडी की फुल फॉर्म क्या है? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ठीक है ना। इसके बाद मेमोरी स्टोरेज आ गई। मेमोरी स्टोरेज में फ्लैश ड्राइव जिसको कह सकते हैं पेन ड्राइव, प्लग एंड प्ले डिवाइस है। पेन ड्राइव एक प्लग एंड प्ले डिवाइस होती है जिसे यूएसबी में लगाया जाता है। यूएसबी क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस, एक पोर्ट होता है उसमें लगाया जाता है। या मेमोरी कार्ड होता है, एसडी मेमोरी कार्ड या एमएमसी कह सकते हैं, मल्टीमीडिया कार्ड कह सकते हैं, या फिर एसडी कार्ड कह सकते हैं, स्टैंडर्ड कार्ड कह सकते हैं जिसको। नेक्स्ट देखो ब्लू रे डिस्क, न्यू टेक्नोलॉजी जो है ब्लू रे डिस्क है। ब्लू रे डिस्क जो है, ब्लू रे नाम लिया गया ब्लू वायलेट लेजर टेक्निक से लिया गया। जो सीडी टेक्निक यूज करती है, लेजर वाली टेक्निक यूज करती है, वो रेड लेजर यूज करती है, ये ब्लू लेजर यूज करती है। इन डिस्क की जानकारी पढ़ने और लिखने के लिए उपयोग किया जाता है। इस डिस्क की जानकारी यानी कि पढ़ना है, राइट करना है तो वायलेट लेजर, ब्लू या वायलेट लेजर टेक्निक का प्रयोग किया जाता है। डीवीडी की उत्तराधिकारी का मतलब है, डीवीडी का सक्सेसर है, सक्सेसर का मतलब डीवीडी के बाद ये चीज आई है। इसका उपयोग एचडी कोई भी मटेरियल हो, ऑप्टिकल डेटा भंडारण के लिए, स्टोरेज के लिए किया जाता है। कोई भी हाई कैपेसिटी की गुणवत्ता की वीडियो है, एचडी वीडियो है, रिकॉर्डिंग के लिए बहुत तेज है ये, इसलिए यूज किया जाता है। पर्याप्त तेज है ये नहीं यूज किया जाएगा। पर्याप्त तेज आएगा क्या मतलब है? सेंटेंस ठीक कर लेना भाई। हाई क्वालिटी की वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए, हाई क्वालिटी की वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए यूज किया जाता है। इसमें 25 जीबी प्रति परत मतलब वन साइड, एक साइड में 25 जीबी आ सकता है, 25 से 27 जीबी, एक साइड में 25 से 27 जीबी डेटा आ सकता है। ठीक है ना। इसके बाद इसमें मेरे ख्याल से एक वो दिया होगा कहीं ना कहीं, रैम और रोम में अंतर भी दिया होगा। रैम और रोम में अंतर दिया भाई कहीं आपके पेज पे? रैम और रोम में कहीं अंतर दिया? किताब के अंदर दिया मेरे ख्याल से। पेज नंबर निकाल लीजिए आप, पेज इसमें 30 नंबर पेज पे है भाई, 30 नंबर पेज पे रैम और रोम में अंतर। ठीक है ना। ये इसमें नहीं है, ये बाद में अपडेट किया था मैंने। ये इसमें भी नहीं है मेरे ख्याल से भाई। रैम और रोम में अंतर जरूर है, कहाँ है ये ध्यान रखना भाई। ये मिलेगा आपको, कहाँ मिलेगा ये मुझे भी ध्यान नहीं। हाँ ये रहा, ये इसमें पहले दे दिया भाई। रैम और रोम में अंतर जो है ये पहले दे दिया। 30 नंबर पेज पे पैराग्राफ नंबर 3 रोम बता रखा है, फिर रैम बता रखा है पैराग्राफ नंबर 3 से। ठीक है ना। इसमें रोम और रैम दोनों चीज बता रखी है, हालांकि वो पढ़ लिया, मेरे ध्यान नहीं था। अब क्वेश्चन आ जाते हैं भाई। कंप्यूटर शॉर्ट टर्म मेमोरी यूनिट को क्या कहा जाता है? बताएं कमेंट करके। कंप्यूटर शॉर्ट टर्म मेमोरी यूनिट को क्या कहा जाता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी कहा जाता है, रैंडम अलर्ट मैसेज कहा जाता है, रीड एंड मेमोरी कहा जाता है, मेमोरी एक्सेस मेमोरी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? यही क्वेश्चन है ना पहला। ये क्वेश्चन तो नहीं है भाई। एक मिनट रुको, एक मिनट। हाँ ये नहीं है भाई मेरे ख्याल से, ये वाली फाइल है। ये वाली फाइल है भाई। हाँ ये ठीक, ये वाला डेटा रहेगा। ठीक है, ये वाला देख लो भाई एक बार। कई फाइल है भाई, वो मेरे भी ध्यान नहीं रहता कौन सी फाइल में जो है लास्ट अपडेट किया हुआ, कौन सी फाइल में नहीं है। तो ये मेमोरी यूनिट है, मेमोरी यूनिट भी इसके साथ ही पढ़ लेते हैं। मेमोरी यूनिट 0 है तो इसको 1 बिट कहा जाएगा, 0 और 1 है तो इसको 2 बिट कहा जाएगा।
4 बिट को एक निब्बल कहा जाएगा। 8 बिट एक बाइट के बराबर होती है। 1024 बाइट एक किलो बाइट के बराबर होती है। 1024 किलो बाइट केबी, किलो बाइट मेगाबाइट के बराबर होती है। मेगाबाइट गीगा, गीगा टेरा, टेरा पेटा, पेटा हेक्सा, हेक्सा जाटा, जेटा येटा। ठीक है ना। सबसे बड़ी कौन सी होगी? येटा बाइट होगी। तो 2 की पावर 10, इसको मैं 2 की पावर 10 लिख सकता हूँ, ये ध्यान रखना। इसको भी 2 की पावर 10 लिख सकता हूँ, लेकिन अगर इसको लिखना हो बाइट में, ये तो किलो बाइट में ना, इसको अगर बाइट में लिखना हो तो क्या लिखेंगे बताओ कमेंट करके एक बार जो देख रहे हो। इसको अगर 2 की पावर में लिखना हो और बाइट में लिखना हो तो क्या लिखूं? दो की पावर 20, 2 की पावर 10 ये हो गया, 2 की पावर 10 ये हो गया, बाइट में लिखना ना, 2 की पावर 20 लिखेंगे। 2 की पावर 20 बाइट कितने के बराबर होता है? 2 की पावर 20 बाइट मेगाबाइट के बराबर होता है। ठीक है ना। मेगाबाइट के बराबर होता है। अगर मिलियन पूछे, मिलियन, मिलियन का क्या मतलब होता है? मिलियन पूछे तो मेगाबाइट के बराबर होता है। बिलियन अगर पूछे, बिलियन, अगर बिलियन पूछे तो गीगाबाइट के बराबर होता है। ध्यान रखना इस बात का। ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, अब क्वेश्चन आगे, इन क्वेश्चनों में थोड़ा सा करेक्शन थी। अस्थिर मेमोरी, टेम्परेरी मेमोरी पूछा है, हार्ड डिस्क नहीं होती टेम्परेरी मेमोरी, इसमें शायद आंसर हार्ड डिस्क दिया हो। तो रैम होती है, शायद प्रिंटर दिया आंसर। रैम होती है डी, डी इज राइट ऑप्शन। रैम होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी यूनिट को क्या कहा जाता है? यह दोबारा से क्वेश्चन है। रैंडम एक्सेस मेमोरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी कहा जाता है। एस रैम का क्या मतलब है? एस रैम का मतलब है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। कौन सी डिवाइस प्राथमिक मेमोरी से संबंधित है? प्राथमिक, प्राइमरी मेमोरी तो रैम होती है ना, प्राइमरी मेमोरी। फ्लॉपी डिस्क तो सेकेंडरी होती है, ऑप्टिकल डिस्क सेकेंडरी होती है, सीडी रोम भी सेकेंडरी होती है। रोम का क्या मतलब है? रीड ओनली मेमोरी। केवल मेमोरी पढ़े नहीं, यहाँ पे रीड ओनली मेमोरी लिख लेना भाई, रीड ओनली मेमोरी। रैम में ए क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ए का मतलब है एक्सेस। कौन सा स्टोर डेटा स्थायी रूप से है? कौन सा डेटा को स्थायी रूप से स्टोर करता है? ये आएगा सेंटेंस ये। तो हार्ड डिस्क डेटा को स्थायी रूप से स्टोर करता है, रैम नहीं करती। प्रिंटर डेटा स्टोर ही नहीं करता। माउस इनपुट डिवाइस है, डेटा स्टोर नहीं करती। डिस्क को रखने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है? डिस्क ड्राइव कहा जाता है। जिसके अंदर डिस्क रखी जाती है उस डिवाइस को क्या कहा जाता है? डिस्क ड्राइव कहा जाता है। बैग नहीं कहा जाता, डिस्क चलो नहीं कहा जाता, और डिस्क सेट नहीं कहा जाता, डिस्क ड्राइव कहा जाता है। डिस्क पर किसी विशिष्ट स्थान या डिस्क ड्राइव के रीड राइट हेड को ट्रांसफर करने का जो समय होता है वो क्या कहा जाता है? उसको सीक टाइम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सीक टाइम। यहाँ सीक टाइम कर लेना भाई। तो ये क्वेश्चन थे भाई, यही क्वेश्चन थे ना, 10 क्वेश्चन है इसमें। एक बार कमेंट करके बताओ, 10 ही क्वेश्चन है ना। अगर किसी को कोई पढ़ने में मतलब समझने में कोई दिक्कत आती है तो बता देना, कल वाली क्लास में शुरू करने से पहले बता देना। ठीक है भाई, क्लियर है यहां तक? बताओ एक बार कमेंट करके बताओ। जी सर। मिलियन मेगा के मतलब, मेगा के बराबर होती है मिलियन। मिलियन मेगा, बिलियन गीगा। ठीक है भाई, जय हिंद सभी को, कल वाली क्लास में मिलते हैं।